ब्रांड न्यूज के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक दीपक पटेल जी। तो आइए आज हम इनसे चर्चा करते हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी की विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बीजेपी जरूर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के झूठे वायदे और घोषणा पत्र के आधार पर हारी है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की 11 की 11 लोकसभा चुनाव में पूरी दमदारी से मैदान में उतरेगी और 11 की 11 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करेगी। आपको विधायक के सर्वश्रेष्ठ खिताब से नवाजा गया है, क्या वजह रही है? देखिए, 2008 में इस कोरिया जिले की मनेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और मैं मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुआ था। विधानसभा में जाते ही पहले वर्ष से मेरा जो प्रदर्शन रहा, क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, प्रश्नों को लगाना, ध्यानाकर्षण लगाना, सभी चर्चाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना और इसके आधार पर विधानसभा में एक चयन समिति होती है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेतागण होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे वर्ष भर रैंकिंग होती है। उसमें 21 सदस्य की कितनी सहभागिता है, क्षेत्र की समस्याओं को किस तरह से उठा रहा है, उसके समाधान के लिए किस तरह से प्रयास कर रहा है, इस आधार पर विधानसभा की जो विधायक सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार चयन समिति ने मुझे चुना था। और ये क्षेत्र की जनता के लिए गौरव की बात थी कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा में पहली बार निर्वाचित होकर पहले वर्ष में ही जाकर सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ वह मेरा नहीं, क्षेत्र की जनता का पुरस्कार था। क्षेत्र की जनता ने समय समय पर मुझे समस्याओं से अवगत कराया, मैंने उन समस्याओं को विधानसभा में उठाया, उसके निराकरण की दिशा में पहल की, जिसका परिणाम था कि मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चयनित किया गया। दीपक जी, आपके विधायक कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां क्या हैं, क्या बड़े काम हैं? काम तो इतने सारे हैं कि जिसको यदि पूरा गिनाने बैठे तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन मैं कुछ प्रमुख काम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कि सबसे पहला काम, जब मैं विधायक बना तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि चिरमिरी की माइन सब बंद हो रही थी और चिरमिरी का ओपन कास्ट जो एक लंबे समय तक चलने वाला था वो पिछले कई दिनों से बंद था। उसे चालू कराना एक मेरे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था और उसकी दिशा में मैंने पहल की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। मुख्यमंत्री जी को जब मैंने सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया तो उसका परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एक मीटिंग, ये वन विभाग द्वारा जो पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जा रही थी उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उन्होंने एक समिति बनाकर और एक बैठक का आयोजन किया और उसी मीटिंग में ही, फर्स्ट मीटिंग में ही उस समस्या का निराकरण हुआ। चिरमिरी ओपन कास्ट परियोजना, जिसे मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, वह परियोजना प्रारंभ। दूसरा, मैंने अपने कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में 16 हाई स्कूल, 4 हायर सेकेंडरी, एक महाविद्यालय खड़गवा में, एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खड़गवा में और सबसे बड़ा जो काम मैंने किया, पूरे जिले का एक एकलव्य विद्यालय जो जिला स्तर का एक केंद्र बनेगा जहां पर बच्चों को रहकर पहली से ही शिक्षा प्रदान की जाएगी, उनके रहने की सुविधा, आवासीय विद्यालय वहां पर प्रारंभ हुआ। और इसके साथ ही कई हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी प्रारंभ हुए। लोगों को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। इतने विद्यालय इस विधानसभा में प्रारंभ करने के बाद लोगों को पास में ही शिक्षा उपलब्ध हुई, जिससे शिक्षा के प्रति गांव में भी लोगों में रुझान आया और जो बेटियां 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी, आज 10वीं पढ़ रही हैं, 12वीं पढ़ रही हैं। खड़गवा में कॉलेज उपलब्ध हो जाने से महाविद्यालय में भी जाकर वो प्रवेश करके अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ा रही है। और इसी प्रकार से जो नौजवान हमारे बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए, 11वीं 10वीं करने के बाद ITI में प्रवेश चाहते थे, उनके लिए भी एक ITI खड़गवा में स्थापित हुआ। उसमें 2-3 ट्रेड प्रारंभ हुई, जिससे वो वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने रोजगार को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरा, मैंने विशेष रूप से खड़गवा का सिंचाई प्रतिशत
पूरा ग्रामीण अंचल खड़गवा विकासखंड का जो सिंचाई प्रतिशत था वो 12% था। और उस सिंचाई प्रतिशत किसान एक फसल ही ले पाते थे, वर्षा आधारित फसल ही होती थी। मैंने उस दिशा में प्रयास करके पूरे 5 साल के कार्यकाल में 5 बांध लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत कराए। दुपछोला में चिरमिरी जलाशय योजना बनी, आमाडांड में बना, करवा में बना, सलका में बना। इस तरह से 5 सिंचाई योजनाओं को स्वीकृत कराया। आज लगभग उसमें से पूर्णता की ओर है। नहरों का कई बांधों में नहरों का काम चल रहा है। जिस दिन ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे, आज वो कार्य पूर्ण होने से कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उस क्षेत्र में दिखाई देगा। किसान जो अभी तक एक फसल पर आश्रित थे, वो किसान अब 2 फसल ले सकेंगे, नहरों से उनको पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसी प्रकार से सड़कों का जाल पूरी विधानसभा में हमने इतना बिछाया कि लोगों को लंबी दूरी तय न करना पड़े। आज चिरमिरी के लोगों को डोंगरनील घूमकर जाना पड़ता था खड़गवा, हमने बीच में से एक सड़क निकाला गुदरीपारा होके। उसी प्रकार से इधर अमरनाथ तरफ जाने के लिए सड़क निकाले, शिवपुर जाने के लिए बंजौली से काट कर एक सड़क निकाल दिए। मतलब सड़कों की दूरी को कम करना, लंबाई को कम करते हुए उसके बाईपास रोड को निकालना, इस तरह का काम हमने पूरे 5 साल के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में, और साथ ही नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये तीनों मेरे विधानसभा क्षेत्र में आती थी। नगरों का विकास पूर्ण रूप से हो, इसके लिए चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ और झगड़ा खांड नगर पंचायत को भरपूर राशि उपलब्ध कराई है। चिरमिरी में लगभग 100 करोड़ से ऊपर की स्वीकृति मिली, मनेंद्रगढ़ में लगभग 40 करोड़ से ऊपर की स्वीकृति मिली, नगर पंचायत में लगभग 20 करोड़ से ऊपर की स्वीकृति मिली। इस तरह से ये 200 करोड़ जो नगरीय क्षेत्र में आया, ये विकास के कार्यों में खर्च हुआ। और जब विकास के कार्यों में ये पैसा खर्च हुआ तो शासन का जो पैसा आया, ठेकेदार का प्रॉफिट ही खाली ठेकेदार की जेब में रहा, लेकिन बाकी पैसा मार्केट में रोटेशन किया, मार्केट में चला। गिट्टी वाला कमाया, ईटा वाला कमाया, रेता वाला कमाया, मजदूर कमाया। और ये डेवलपमेंट का इतना पैसा खर्च होने से मजदूर के पास आया हुआ पैसा मार्केट में आया। गिट्टी वाले का पैसा भी, गिट्टी यदि खनन होती थी तो उसका भी 70-80% पैसा मजदूर की जेब में गया। वो पूरा पैसा बाजार में आया, जिससे बाजार का भी व्यापार व्यवस्थित रूप से उस 5 साल के कार्यकाल में चलता रहा। विद्युत के क्षेत्र में यदि हम देखें तो कोरिया जिला, उस समय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलती थी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से कोरिया जिला छूटा हुआ था। हमने विधानसभा में इसको लेकर प्रश्न लगाया, ध्यानाकर्षण लगाया। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में हमें आश्वासन दिया, जब हमारे ये प्रश्न लगे, कि कोरिया जिला को भी इस बार मैं दिल्ली जाऊंगा तो जोड़ूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने उस आश्वासन को पूर्ण करने के लिए उस प्रश्न ध्यानाकर्षण लगने के बाद तत्काल दिल्ली गए, कोरिया जिले को जुड़वाया उसमें उस योजना से। तो आज पूरे कोरिया जिले में भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम चल रहा है। और जहां पर भी बिजली की जरूरत है, यदि एक खंभा लगाने से भी घरों तक बिजली पहुंच रही है, तो वो विद्युतीकरण का काम पूर्ण हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में जब पूरी तरह से काम हुआ तो क्षेत्र के विकास की तस्वीर बदली। और ये सारी बातों को जब मैं विधानसभा में क्रम वाइज हर विभाग को लेकर प्रश्न उठाता था, लगाता था, चर्चा में भाग लेता था, कहता था, तो उसका परिणाम था कि क्षेत्र का द्रुत गति से विकास हुआ। और विधानसभा की समिति ने भी ये समझा कि विधायक पहली बार चुनकर आया है, लेकिन इतना क्षेत्र के विकास को लेकर जो बात जिस तरह से रखता है, तो उसका भी एक परिणाम था कि मुझे विधानसभा में प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उपलब्धियां और भी हैं। चिरमिरी जलावर्धन योजना पानी के क्षेत्र में, चिरमिरी जलावर्धन योजना, चिरमिरी में 5-5, 6-6 दिन में पानी मिलता है लोगों को। तो एक नई योजना की मांग हमने मुख्यमंत्री जी से की, 40 करोड़ की उस समय योजना बनी। उस योजना को भी उन्होंने स्वीकृति दी। आज लगभग वो योजना भी पूर्णता की ओर है। विद्युत कनेक्शन बाकी है,
कनेक्शन पूर्ण होते ही वो जल आवर्धन योजना प्रारंभ हो जाएगी। मनेंद्रगढ़ जल आवर्धन योजना 2007 से स्वीकृत, वो योजना का काम आधे में बंद हो गया था। उस प्रश्न को हमने उठाया तो वो योजना कार्य प्रारंभ हुआ। मनेंद्रगढ़ की जल आवर्धन योजना आज चालू हो गई है, लोगों को पानी मिलने लगा। इसी तरह से झगराखांड जल आवर्धन योजना को लेकर हमने विषय उठाया था, वहां भी योजना लगभग पूर्णता की ओर है। और ग्रामीण अंचल में जहां पर भी लोगों को पेयजल की समस्या थी, लोग मांग करते थे, तो वहां पर तत्काल हैंडपंप स्वीकृत। उसके बाद सौर ऊर्जा के पंप आए तो सौर ऊर्जा के पंप लगवाकर जगह जगह पर, क्योंकि खड़गवां का वाटर लेवल भी बहुत नीचे है खड़गवां विकास खंड का, तो कई जगह हमारे हैंडपंप फेल भी हो जाते थे, कई जगह सक्सेस भी हुए। लेकिन लोगों की मांग के अनुसार जहां आवश्यकता थी वहां पर पेयजल के लिए हमने हैंडपंप स्वीकृत कराया। और खड़गवां की जो जल प्रदाय योजना थी उसके लिए भी प्रयास किया, वहाँ के योजना को चालू करने के लिए प्रयास हुआ। इस तरह से कई गांव में नल जल योजना की भी स्वीकृति कराई, ठगगांव में, अमरडाड़ में इस तरह की योजना स्वीकृति हुई है। उस दिशा में काम हो रहा है। आने वाले समय में वो योजनाएं जब पूर्ण होंगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र में पानी की समस्या भी नहीं रहेगी। इस तरह हमने 5 बिंदुओं को विशेष रूप से लिया था: सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और सफाई। सफाई के लिए भी कोरिया जिले के शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से उस समय प्रयास किए थे। कलेक्टर साहब के नेतृत्व में पूरा चिरमिरी का भी भ्रमण हुआ था, सफाई के निर्देश हुए। इस तरह से करके हमने उस क्षेत्र में एक विकास को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में काम किया है। और ये हमारे बड़े बड़े कामों की उपलब्धि है। छोटे छोटे काम तो अनगिनत हैं जिसके अभी बखान कर पाना संभव नहीं। दीपक जी, कोरिया लोकसभा सीट में आपकी दावेदारी भी प्रबल मानी जा रही है, तैयार हैं आप? अब देखिए, कोरबा क्षेत्र में मैं पिछले 3 वर्ष से 4 वर्ष से संगठन का काम कर रहा हूँ। ऐसे मेरा लंबा अनुभव संगठन का ही रहा है। 5 साल में विधायक रहा हूँ और पिछले 4 साल से कोरबा जिले में, कोरबा जिला का संगठन प्रभारी होने के नाते उस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। कोरिया जिले में भी संगठन के कार्य में मेरा विशेष रूप से रुचि रहती है और इस बात को देखकर कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी है कि भैया आप लोकसभा का चुनाव लड़े। और इन भावनाओं को सामाजिक संगठनों की, जनता के द्वारा भी कई बार मुझसे ये कहा गया कि आपको तो लोकसभा की दावेदारी करनी चाहिए। तो कार्यकर्ताओं की भावना, जनता का आग्रह और समाज सेवी संस्थाओं के विशेष उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना विषय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, संगठन तक पहुंचाया है कि भाई कार्यकर्ता की ये भावना है और इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि आने वाले समय में पार्टी मुझे लोकसभा, कोरबा लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाती है तो मैं पूरे मानसिक रूप से तैयार हूं कि मुझे कोरबा लोकसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन पार्टी का निर्देश ही अंतिम निर्णय। सांसद बंसीलाल महतो जी से जनता नाराज है, उन्होंने सूबे के लिए कुछ खास काम नहीं किया है, ऐसे में पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है, आप क्या मानते हैं इसके बारे में? देखिए, जहां तक डॉक्टर बंसीलाल महतो जी की नाराजगी की बात है तो मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर बंसीलाल महतो जी ने इतनी उम्र होने के बाद भी कोरिया जिले के लिए जो प्रयास किया है ये बात जरूर है कि वो बातें जनता तक नहीं पहुँच पाई और इतनी उम्र होने के बाद उनके पैर में भी तकलीफ थी जिसके कारण वो जनता के बीच थोड़ा सा कम आ पाए हैं, जिसके कारण जनता में नाराजगी है। लेकिन उन्होंने कोरिया जिले के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वह नागपुर से चिरमिरी रेलवे लाइन जोड़ने का मामला, चाहे वह निपेंद्रा से लेकर नागपुर नेशनल हाईवे को जोड़ने का मामला हो, चिरमिरी को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का मामला हो, कोरिया जिले में पर्यटन की संभावनाओं का विस्तार करने का मामला हो, कोरिया जिले में जब बंद होती कोयला खदानों का विषय हो, इन सारे विषयों पर उन्होंने लोकसभा में विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। और जहां तक उनकी सक्रियता की बात है तो छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों में, बीच में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था, छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों में यदि सबसे ज्यादा प्रश्न लगाने वाले, लोकसभा में सबसे ज्यादा चर्चा में भाग लेने वाला यदि कोई सांसद है तो वो कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद।
और संसद में उनकी यदि इतनी सक्रियता है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए भी उनका चिंतन रहा होगा, इस क्षेत्र की भी चिंता होगी, तभी वहाँ प्रश्न उठ सकते हैं, तभी वहाँ चर्चा में भाग ले सकते हैं। और उन्होंने इतनी उम्र दराज होने के बाद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। ये बात और है कि वो जनता तक बात नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण जनता में थोड़ा बहुत आक्रोश है। लेकिन अभी चुनाव के दौरान हम उनके द्वारा किए गए कार्य, सरकार की उपलब्धियां, इन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जनता में जो भ्रम निर्मित है वो भ्रम दूर होगा और उसका कोई नुकसान हमें नहीं उठाना पड़ेगा। और फिर से यदि डॉक्टर बंसीलाल महतो जी भी चुनाव लड़ते हैं या कोई अन्य भी लड़ता है तो फिर से हम कोरबा लोकसभा सीट पर विजय हासिल करेंगे। दीपक जी, क्या एक बार फिर से मोदी जी ही बेड़ा पार करेंगे? देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि मोदी जी बेड़ा पार करेंगे। प्रश्न आज सबसे बड़ा ये है कि आज देश जिस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है, देश की सीमाओं पर जिस तरह से हमारे पड़ोसी दुश्मन राष्ट्र आक्रमण कर रहे हैं, उस स्थिति में ऐसा कोई सशक्त नेतृत्व तो दूसरा कोई दिखाई देता है क्या? महागठबंधन बना है, कई दल उसमें शामिल है, उसमें से कोई एक नेता ऐसा है क्या जो इस देश का नेतृत्व कर सके और देश की सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रख सके? आज उसमें से एक नेता भी ऐसा नहीं है जो देश की सुरक्षा और विकास की दिशा में विशेष रूप से ध्यान दे सके। दूसरा एक गठबंधन बना है सपा और बसपा का। क्या मायावती जी इस देश की कमान को संभालने की योग्य समझती है जनता? क्या अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह जी यादव जी इस देश की कमान को संभालकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? जब जनता इन सारे विषयों पर विचार करती है तो एक सशक्त, सक्षम और दृढ़ निश्चयी वाला नेतृत्व यदि किसी में दिखाई देता है तो नरेंद्र भाई मोदी में दिखाई देता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने इस बार निर्णय ले लिया है कि 2019 में यदि फिर से प्रधानमंत्री को चुनना है तो नरेंद्र मोदी को ही चुनना है। और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारत एनडीए की सरकार बनेगी और यह देश जिस तरह से अभी विकास की पटरी पर आगे बढ़ा है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उस विकास के कार्यों में और तेजी आएगी। दीपक जी, किन मुद्दों को लेकर पार्टी और आप मैदान में फिर से उतरेंगे? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और इन 5 सालों में आप देखेंगे कि सबका साथ मिला और सबका विकास के लिए योजना बनी। आज प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कि हमारी माताएं बहनें गांव में जो रहती थी उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता था। आज एक प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में चिंता की और जिसके घर में शौचालय नहीं है, आज जब माताएं बहनें खुले में शौच के लिए जाती थी तो उसी अंधेरे में ही उनके साथ गलत काम हो जाता था। आज घर घर शौचालय बनाने का काम हुआ ताकि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें। आज जिसके पास पक्का आवास नहीं था, हर किसी का एक सपना रहता है कि मेरा एक सुंदर सा घर हो अपना। आज उस कल्पना को, उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से किया है और पूरे कोरबा लोकसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोगों के आवास बन रहे हैं और कई आवास बन चुके हैं और लोग उसमें रह भी रहे हैं। गांव-गांव में बिजली पहुंचे, गांव-गांव में सड़कों का निर्माण, पूरे देश में नेशनल हाईवे का काम जिस तेजी से चल रहा है, आज वो देश के विकास की स्थिति को परिलक्षित करता है। दूसरा, विकास के क्षेत्र में जिस तरह से काम हुआ है वो तो रोज सोशल मीडिया में हम देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने विकास के कितने आयाम को छुआ है। लेकिन उससे भी यदि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है देश की सुरक्षा। पिछले 5 साल में आप महसूस करेंगे कि विस्फोट की घटनाएं पूरे देश में यदि कश्मीर के एक हिस्से को छोड़ दे, उसको छोड़कर पूरे देश में कहीं आपको बम विस्फोट नहीं दिखाई दिया होगा। आज कश्मीर में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेकर और सेना को खुली छूट देकर वहां पर कार्य को प्रारंभ किया है,
आज धीरे धीरे वहां पर भी आतंकवाद सिमट रहा है। सबसे बड़ी बात है, सीमाएं सुरक्षित हो रही है। आज पूरे देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि इसके पहले भी पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता था। 26/11 का कांड लोग भूले नहीं है कि 26/11 का मुंबई का होटल ताज में जो कांड हुआ था, उसको देखने के बाद हमारे भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से किस तरह से बात कर रहे थे। लेकिन अभी पुलवामा में जिस तरह से पाकिस्तान ने हमले को अंजाम दिया, विस्फोट किया, हमारे 22 सैनिक शहीद हुए, पूरे देश की जनता के सीने में जो आग लगी थी वही आग प्रधानमंत्री के सीने में भी लगी थी। और उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि इस कार्य को जिन्होंने भी किया है उसको उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा वैसा करके दिखाया। पाकिस्तान में घुसकर उनके सारे आतंकी अड्डों को तबाह कर कर भारत की सेना वापस आ जाती है और पूरा विश्व भारत के साथ समर्थन में खड़ा होता है। आज सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। इस बात को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे कि कल तक जो अमेरिका पाकिस्तान को लेकर हमें आग दिखाता था, आज वो हमारे साथ खड़ा है आतंकवाद के मुद्दे पर। जापान हमारे साथ खड़ा है, फ्रांस हमारे साथ खड़ा है, ब्रिटेन हमारे साथ है, नेपाल हमारे साथ है, एक चाइना भर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अभी कल की ही बात मैं देख रहा था कि 15 ऐसे राष्ट्र जिनकी एक समिति बनी हुई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उनमें से 11 राष्ट्रों ने मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को विश्व का आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। एक चाइना भर अपना वीटो लगाया है, लेकिन अमेरिका ने भी ये कहा है कि चाइना भले वीटो लगाए लेकिन मसूद अजहर विश्व का आतंकवादी के रूप में घोषित होगा। आज भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कल तक हमारे द्वारा सीमा पर किए गए कार्यों पर, सीमा पर किए गए कार्यवाही पर जो विश्व हमारे विरोध में खड़ा होता था, लेकिन आज हमने यदि पाकिस्तान में घर में घुसकर, म्यांमार में घर में घुसकर यदि आतंकवादियों को समाप्त करने का काम हुआ है तो पूरा विश्व भारत के समर्थन में है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्व आतंकवाद मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है और पूरा विश्व भारत के पीछे अनुसरण करते हुए आतंकवादी का समर्थन कर रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह से भारत के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर योग दिवस घोषित हुआ, उसी तरह आने वाले समय में भारत के ही नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के कारण आने वाले समय में विश्व भी आतंकवाद से मुक्त होता दिखाई देगा। तो हमारा सबसे बड़ा इस चुनाव में मुद्दा होगा आतंकवाद से मुक्त भारत। और कश्मीर में जिस तरह से कार्यवाही चल रही है, उन कार्यवाहियों को यदि हम देख लें तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत आतंकवाद से मुक्त होगा और भारत की जनता सुरक्षित रहेगी। तो विकास, आतंकवाद, भारत का सम्मान, सीमा की सुरक्षा, सेना का सम्मान और देश में चल रहे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को लेकर हम आने वाले समय में, आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे। निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ खड़ी होगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारत में एक नई सरकार का गठन होगा जो इस विश्व का नेतृत्व करेगी, विश्व को एक दिशा देने का काम करेगी और धीरे धीरे भारत विश्व गुरु की दिशा की ओर बढ़ेगा और भारत माता एक परम वैभव के शिखर पर स्थापित होगी। सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, पहले आतंकवादी भारत में आकर घटना करके चले जाते थे और हम कोई जवाब नहीं देते थे। आज भारत की जनता भी इस बात को समझने लगी है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के कारण आतंकवादी भी भारत में किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम देने में एक बार सोचने लगे हैं, विचार करने लगे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमने साफ कहा है, यदि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। आज ये कहकर और फिर उस कार्य को अंजाम दे रहे हैं जिसके कारण भारत की जनता
जिसके दिल में हमेशा आतंकवादी और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनता की मांग रहती थी, उसके अनुसार समय के देखते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा, एयर स्ट्राइक करना पड़ा। आज उससे निश्चित रूप से आतंकवादी एक भयभीत है, भारत में किसी भी घटना को अंजाम देने में डर रहे हैं। इसका निश्चित रूप से चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक सबल और दृढ़ निश्चयी नेतृत्व अब भारत की जनता देखना चाहती है, जो इस तरह के लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मार सके, उन्हें करारा जवाब दे सके। और वो क्षमता यदि किसी में है तो वो नरेंद्र भाई मोदी में। उन्होंने सेना को खुली छूट दी, सेना को आदेश दिया कि जो करना है आप करो, जहां करना है जो करना है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। और आज सेना को छूट देने का परिणाम हुआ कि पाकिस्तान में घुसकर उनके अड्डों को तबाह किया गया है, म्यांमार में घुसकर आतंकवादियों को मारा गया है। इसका निश्चित रूप से भारत की जनता ने अपना स्वागत किया है, सेना का सम्मान किया है। आज सेना के हाथ बंधे हुए नहीं है, और सेना को यदि खुली छूट देने का साहस कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। इसके पूर्व की सरकारों ने कभी नहीं किया है, और इसका लाभ निश्चित रूप से चुनाव में मिलेगा, मैं ऐसा समझता हूं। हम इसका चुनावी लाभ लेना नहीं चाहते, लेकिन जनता की मानसिकता है कि नरेंद्र मोदी एक दृढ़ निश्चयी नेतृत्व है, जो ठान लेता है वो करता है। इसलिए मोदी के साथ इस देश की जनता खड़ी है, और इसका उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन हम एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कोई लाभ लेने की मूड में नहीं है। ये जनता को सोचना समझना है कि ये कार्यवाही तभी हो सकती है जब दृढ़ निश्चयी नेतृत्व हो, और जनता के समझ में आएगा तो उसको जनता अपना समर्थन और सहयोग करेगी। दीपक जी, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर मोदी की सरकार बनी थी, लेकिन 5 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है, क्यों? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा, पिछली बार जब एनडीए चुनाव लड़ रहा था तो उसने अपने घोषणा पत्र में नहीं कहा था यदि हमारी सरकार बनी तो हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो राम मंदिर के निर्माण में जो रोड़ा अटक रहा है उस रोड़ा को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और पिछले 5 साल में आपने देखा होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, और सुप्रीम कोर्ट में तेजी से उसमें कार्रवाई हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दिया है कि ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए दोनों पक्ष आपसी बातचीत से इस समस्या को हल करें। और उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में एक कमेटी भी बनी है, जो जिसके नेतृत्व में दोनों पक्षों से बातचीत होगी, और उसका परिणाम क्या आता है उसके बाद देखेंगे। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, याचिका दोनों पक्षों से लगी हुई थी और मामला लंबित था, इसलिए सरकार उस समय उसमें निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी भावनाओं से जुड़े मुद्दा जुड़ा होने के कारण उन्होंने अभी आपसी बातचीत का एक अवसर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का इसके बाद क्या फैसला आता है उसके आधार पर आगे सरकार निर्णय करेगी। राम हमारे आस्था के केंद्र है, और ये दुनिया भी जानती है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, और आने वाले समय में जब इसमें फैसला आएगा तो निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी और राम मंदिर का निर्माण होगा। और राम मंदिर का निर्माण यदि किसी सरकार के नेतृत्व में होगा तो वह एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में होगा। इसलिए धीरज, धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। आने वाले समय में निश्चित रूप से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा। सरकार इस दिशा में बहुत कुछ आगे बढ़ चुकी है। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, राफेल और राम मंदिर जैसे मुद्दों का सामना कर पाएगी बीजेपी? देखिए, नोटबंदी से आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नोटबंदी करने के बाद मोदी जी ने पर्याप्त अवसर दिए अपनी मुद्रा को बदलने के लिए आम जनता को। यदि नोटबंदी से नुकसान हुआ है तो बड़े बड़े उन लोगों को जिन्होंने ब्लैक मनी अपने घर में छुपा के रखी थी, जो अपने नोट को समय पर नहीं बदल पाए। इस कारण नोटबंदी इस चुनाव का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जीएसटी, आज जीएसटी देश के विकास के लिए एक बहुत आवश्यक था, और जिस तरह का हवा बनाया गया कि जीएसटी से ये परेशानी है वो परेशानी है,
आज सरकार ने जीएसटी को लागू करते समय यह प्रावधान किया कि इसमें जो भी परेशानी आएगी समय समय पर जीएसटी काउंसिल बैठेगी, सभी राज्यों के वित्त मंत्री, कहीं के मुख्यमंत्री और देश के वित्त मंत्री के नेतृत्व में बीच बीच में हर महीने काउंसिल की बैठक हुई और जो भी उसमें दिक्कतें आती थी, परेशानी आती थी, उसका राज्य अपनी बात को रखते थे और उसका समाधान हुआ। और जिस तरह का हवा जीएसटी को लेकर खड़ा किया गया, मैं भी एक व्यापार के क्षेत्र में काम करता हूँ, पहले वेट टैक्स लगता था, अब जीएसटी लगता है। प्रक्रिया वही है, बस यही है कि मोदी जी ने कहा कि आप समय पर टैक्स पटाइए, समय पर रिटर्न फाइल करिए और इस देश में जिस तरह से यदि देश को आगे बढ़ाना है तो समय की महत्ता को देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा। मोदी जी ने यह बताने का प्रयास किया। आज जीएसटी भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। धीरे धीरे इतनी छूट कर दी गई है उसमें कि छोटे व्यापारी तो लगभग जीएसटी से बाहर हो गए। अब बड़े बड़े लोगों का कारोबार है और वो पहले से ऑनलाइन व्यापार उनका चलता था, आज उनको भी कोई परेशानी नहीं है, इसलिए जीएसटी भी कोई मुद्दा नहीं है। राफेल, जिस तरह से झूठ को वे विपक्ष के नेता सम्माननीय राहुल जी जनता के बीच ले जा रहे हैं, क्योंकि राफेल मुद्दे को लेकर कि प्रधानमंत्री जी ने इसमें गड़बड़ी की है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैंने नरेंद्र मोदी जी के परिवार को भी देखा है, नरेंद्र मोदी जी को भी अच्छे से जानता हूं, वर्षों वो संगठन में काम किए हैं, संगठन में मैं भी काम करते हुए उनके मार्गदर्शन को प्राप्त किया हूं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के पैसे के साथ गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति नहीं। उनकी नीयत पर जरा भी विचार नहीं किया जा सकता। उनकी यदि एक ही नीयत है कि मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए, उनका एक ही लक्ष्य है मेरे देश का विकास होना चाहिए। आज उनके परिवार को यदि हम देख लें कि प्रधानमंत्री जी की माँ कितने बड़े घर में रहती है, उनका भाई क्या काम कर रहा है, आज इन सारी चीजों को देख ले। दूसरे लोग कुर्सी पे आए तो 7 पुश्तों का जमा किए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं, जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री पद से निवृत्त होकर प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए गए तो उनके अकाउंट में जितना भी था 20-21 लाख रुपए उन्होंने विधानसभा के कर्मचारियों की बेटियों की पढ़ाई के लिए वो पैसा दान कर दिया। आज विदेशों में वो जाते हैं, उनको जितने उपहार मिलते हैं उसकी नीलामी करके वो भारत के खजाने में वो पैसा जमा कराते हैं और देश के विकास में वो पैसा लगाते हैं। जो आदमी इतनी ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है और कड़े निर्णय लेने की यदि जरूरत है तो कड़े निर्णय भी ले रहा है, वोट की चिंता नहीं कर रहा है, उस आदमी की नियत पर जरा भी मतलब शंका नहीं की जा सकती, जरा भी उसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। इसलिए राफेल मुद्दे को एक झूठ को वो 100 बार कह रहे हैं। हकीकत आने वाले समय में जनता के सामने आएगी और राफेल देश की एक बहुत बड़ी जरूरत थी। हमारी सेना को यदि मजबूत बनाना है तो राफेल हमारे लिए बहुत जरूरी था और ऐसे हथियार को नरेंद्र मोदी जी ने एक सफलता के साथ डील करके प्राप्त करने का प्रयास किया है, जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस मुद्दे को भी देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और आने वाले समय में ये सारे मुद्दे उड़ जाने वाले हैं। एक ही मुद्दा रहने वाला है कि देश की सुरक्षा, देश का विकास और देश में शांति यदि कोई स्थापित कर सकता है वो नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। सीमाएं यदि सुरक्षित रह सकती हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में ही रह सकती है। विरोधियों को, जो हमारे दुश्मन राष्ट्र यदि उनको कोई करारा जवाब दे सकता है तो नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। ये सारे मुद्दे जनता के बीच चलने वाले हैं। विपक्ष राफेल और ये महंगाई, जीएसटी, महंगाई कहाँ है, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। जितनी मनमोहन सिंह जी के समय महंगाई थी आज मोदी जी के समय में उतनी महंगाई कहीं दिखाई नहीं दी थी। इसलिए सारे झूठ को जनता के बीच लाकर लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता मूड बना चुकी है कि अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही होंगे और नरेंद्र मोदी ही विजयी होंगे। विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद
कार्यकर्ता मायूस हैं, उन्हें कैसे ला पाएंगे आप चुनाव में? देखिए, विधानसभा हम जिस तरह से हारे, निश्चित रूप से थोड़े दिन मायूसी आई, लेकिन अभी मैं भी इस छत्तीसगढ़ के 2-3 जिलों में प्रवास मैंने किया है। हमारी बैठकें हुई, कार्यक्रम हुए, और कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ उस बैठक में भाग लिया है, जिस उत्साह के साथ सम्मेलन को अंजाम दिया है, जिस उत्साह के साथ अभी हमारे कमल ज्योति कार्यक्रम को किया है, जिस उत्साह के साथ अभी बाइक रैली को संपन्न कराया है, युवा मोर्चा का कोरबा में सम्मेलन हुआ है, आज इस सारे उसमें कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ वहां पर आए हैं, कार्यक्रम में भाग लिए हैं। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि कार्यकर्ता के मन में निराशा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को आत्मसात करके आगे बढ़ता है कि भाजपा की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। आज सत्ता हमारी गई है, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, और हमारा कार्यकर्ता पूरी मानसिक रूप से तैयार हो चुका है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी दमदारी से लगना है और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करनी है। ये कार्यकर्ता का लक्ष्य है, ये कार्यकर्ता का संकल्प है, और ये सारा जोश आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। अभी हमारा कोरिया जिले में 18-19 को और कोरबा जिले में 24-25 को हर विधानसभा का सम्मेलन है, और इस विधानसभा के सम्मेलन में आप कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं से निराश नहीं है। वो संकल्पित है कि 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाना है, और एक एक कार्यकर्ता नारा लगा रहा है, फिर इस बार मोदी सरकार। एक एक कार्यकर्ता ये नारा लगा रहा है, दिल से कहो फिर से मोदी इस बार, कहो दिल से मोदी फिर से, ये हमारा नारा रहेगा। और आने वाले समय में इस नारे को लेके हमारा एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और जनता को जगाएगा। कहीं निराशा नहीं है, हर जगह उत्साह दिखाई दे रहा है। दीपक जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत। तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकात दीपक पटेल जी से। हम फिर होंगे हाजिर किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।